हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने क्लास 10th में साइंस का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हमने इसकी दो टाइप्स बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम पहले कौन सी स्टार्ट की हुई है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी ये टॉपिक जो हमारा है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके हमने 4 पार्ट्स ऑलरेडी हमने कर लिए थे, जिसमें रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, कुछ ऐसे हमने पार्ट्स लास्ट वीडियो में कर लिए थे। और आज हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मीनिंग क्या है? देखो, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। वेजिटेटिव का मतलब प्लांट्स, प्रोपिगेट्स का मतलब होता है कि उसका कोई हिस्सा, उसका कोई पार्ट, कि प्लांट के किसी पार्ट से ही हम पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि प्लांट के किसी पार्ट से ही हम पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। बहुत अच्छे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो दैट आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स। अब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। 3 पार्ट्स हम मेन काउंट करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट्स, लीव एंड स्टेम, गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स नेमली रूट्स, लीव्स एंड स्टेम गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हमारे पास 2 तरह की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल का मतलब कि जो प्लांट है वो अपने आप डेवलप कर जाता है इन पार्ट से, बाय लीफ, बाय रूट्स, बाय स्टेम। कैसे? अब मैं आपको 1 बाय 1 इनके बारे में बताऊंगा। अब जैसे ब्रायोफाइलम है हमारे पास, ब्रायोफाइलम लीफ, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा ब्रायोफाइलम लीफ। जो सबसे ये नीचे फिगर है दैट इज ऑफ द ब्रायोफाइलम लीफ। अब ब्रायोफाइलम लीफ में क्या होता है कि जो इसके ये वाले पार्ट्स हैं कि इसके लीफ के बॉर्डर के ऊपर ही, लीफ के मार्जिन के ऊपर ही बर्ड्स निकल आती हैं, और जब ये बर्ड्स मिट्टी में गिरती हैं तो वहाँ से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इसका मतलब लीफ की हेल्प से नया प्लांट बन जाता है। तो ये नेचुरल मेथड ही हुआ ना कि ब्रायोफाइलम लीफ। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी की ये एग्जाम्पल भी है, हम एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइलम लीफ की जो बर्ड्स निकल आती हैं तो वो जब अर्थ के ऊपर सॉइल में गिरती हैं तो धीरे धीरे वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाती हैं, तो नया प्लांट बन जाता है। दूसरा बाय रूट्स, जैसे स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जैसे आपको पता है कि स्वीट पोटैटो में क्या होता है, ये देखो, ये इस फिगर में जिसमें मैं डबल टिक कर रहा हूँ, इस फिगर में देखो, जैसे शकरकंदी होती है ना, हम खाते हैं, उसको स्वीट पोटैटो कहा जाता है। ये सिंपल पोटैटो है। कई बच्चों को तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो में डिफरेंस नहीं पता होता। तो सिंपल पोटैटो भी आप खाते हो, और जो स्वीट पोटैटो है जनरली हम सर्दी में खाते हैं, पोटैटो हम हर सीजन में खाते हैं। तो जो स्वीट पोटैटो है, देखो इसकी ध्यान से देखो, ये आपको रूट्स दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इस रूट्स को जब हम दोबारा लगा देंगे धरती में, सॉइल में, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये क्या हो गया, रूट्स से हो गया, पहला लीफ से हो गया, और तीसरा स्टेम से हो गया। अब जो पोटैटो होता है, सिंपल पोटैटो, वो एक स्टेम होती है। देखो आपके घर में कई बार आपने देखा होगा कि अगर पोटैटो पड़े रहे ज़्यादा दिन तो उसकी ऐसी आईज निकल आती हैं, इसको हम बोलते हैं आई ऑफ द पोटैटो। कई बार स्कार भी बोल देते हैं, ये लिखा पड़ा है स्कार ऑफ स्टेम, ठीक है। इसको अगर हम दोबारा यहाँ से काट के अर्थ में, मिट्टी में लगा देंगे तो वहाँ से नया प्लांट डेवलप कर जाएगा। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि इस फिगर में जब आपने उसको ज़्यादा टाइम रख दिया ना, तो उसके पत्ते देखो कितनी कितनी बड़ी ब्रांचेस बन गई है ना, पूरा एक ऐसे लगता है कि पौधा ही उग गया पोटैटो के ऊपर। तो पोटैटो एक स्टेम होता है, स्टेम में जैसे नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, तो वैसे ही जब आप इनको यहाँ से काट के मिट्टी में लगा दोगे तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, नए पोटैटो की मतलब पौधे डेवलप हो जाएंगे। तो ये आर्टिफिशियल मेथड हो गया।
तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम प्लांट के ही किसी पार्ट से नए प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको नेचुरल मेथड बताया कि कैसे हम लीफ की हेल्प से, ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे दी जो बड़ी कॉमन है। अब आर्टिफिशियल मेथड से भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसमें आगे 3 मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का क्या मीनिंग है, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अब जो पहली फिगर है ये कटिंग की है, कटिंग। दूसरी फिगर जो आपको दिख रही है वो है लेयरिंग, और तीसरी फिगर जो आपको दिख रही है वो है ग्राफ्टिंग। ऑलरेडी लिखा पड़ा है। कटिंग में क्या होता है, जैसे रोज़, गुलाब का जो फूल होता है उसके कभी सीड्स नहीं आपने देखे होंगे। गुलाब का फूल क्या होता है कि वो जो माली होता है, जो हमारे घर में अगर गुलाब लगे हुए हैं तो हम उसका एक पार्ट कट कर देते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ से कट करके दिखाया, ये पार्ट इन्होंने यहाँ से कट किया और इस पार्ट को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, एक नया रोज़ प्लांट डेवलप हो गया। इसको हम बोलते हैं कटिंग, मतलब उसी के एक पार्ट को कट करके लगा दिया। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल मेथड है कि ये आपको करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा, तभी इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। इनको हमने नेचुरल क्यों कहा, इनको हमने नेचुरल इसलिए कहा तीनों को, ये अपने आप होते हैं, इसमें आपने कुछ नहीं करना। पोटैटो है, ये भी अपने, अगर देखो आप बहुत अच्छे ज़्यादा पोटैटो ग्रो करवाना चाहते हो फिर तो ये भी आपको खुद काट काट के मिट्टी में लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये अपने आप होता है। जैसे एक पोटैटो की जो आइज़ हैं वो अपने आप ही बन जाती हैं अगर वो पड़ा रहे। ठीक है, जैसे ये आपका स्वीट पोटैटो, इसकी जो रूट्स हैं वो अपने आप ही निकल आती हैं। ठीक है, ब्रायोफाइलम के जो पत्ते हैं इसके ऊपर ऐसे बर्ड्स अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये नेचुरल मेथड हुआ ना। लेकिन अब ये आर्टिफिशियल मेथड है कि अगर आप एक गुलाब की कलम को काट के नहीं लगाओगे तो दूसरा पौधा कैसे बनेगा। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में होता है कि जैसे ये एक प्लांट आपके पास पहले से था, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से बेंड हो गया, जब आपने इसको पकड़ के ऐसे खींच के इतना सा पार्ट इसका मिट्टी में दबा दिया आपने, ये वाला ये पोर्शन आपने इतना सा मिट्टी में दबा दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपने मिट्टी में दबाया इसके बाद वाला जो पोर्शन है ये एक अलग से प्लांट बन जाएगा। मतलब ये पहला प्लांट हो गया और ये दूसरा हो गया। बाद में हम इसको यहाँ से अगर कट भी कर दो आप इसको यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये 2 नए प्लांट बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में होता है कि आपके पास, जैसे आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही है बहुत अच्छी, ये फिगर देखो, आप पहली फिगर को देखो ध्यान से, इसको, इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। देखो, एक लोअर पार्ट, एक अपर पार्ट। अब जो लोअर पार्ट है उसमें आप देख पा रहे हो कि वो मान लो ऑलरेडी एक प्लांट पहले से जो लगा हुआ है, पहले एक प्लांट है ऐसे, ठीक है, जो सॉइल में पहले से लगा हुआ है, हमने इसको यहाँ से ऐसे छील लिया। ठीक है, फिर हम क्या किया, हमने दूसरे पार्ट का एक और हिस्सा ऐसे काट लिया यहाँ से ऐसे, ये दूसरा प्लांट है ना। तो जब आपने इसको इसके ऊपर ऐसे लगा के बांध दिया अच्छी तरह से, है ना, जैसे आपको फिगर में भी बहुत क्लियर से दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे किया, ऐसे बांध दिया आपने यहाँ से, ऐसे आपने यहाँ से रस्सी से बांध दिया, मिट्टी का लेप कर दिया, इसको मिट्टी लगा दी, इसको अच्छी तरह से बांध दिया, तो ये एक ही प्लांट बन जाएगा बाद में। कितनी अच्छी बात है, देखो, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं जो जिसके ऊपर आपने उस जो पहले वाला प्लांट था, मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, इसको बोलते हैं स्टॉक, और जिसको आपने बाद में उसके ऊपर लगाया इसको बोलते हैं स्काईऑन, स्काईऑन। ठीक है, स्काईऑन इसको ऐसे कहा जाता है। ठीक है, कई सिकन भी बोल देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेलिंग आपको जरूर आनी चाहिए। और इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या लिखा है, मेथड ऑफ प्रोपिगेशन वेयर द स्काईऑन ऑफ वन प्लांट एंड द रूट स्टॉक ऑफ अदर आर आर्टिफिशियली यूनाइटेड। ठीक है, 2 प्लांट्स, दोनों को आर्टिफिशियली उनको बांधा जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी जो बताने वाली बात है, प्लांट्स नॉर्मली फ्रॉम द सेम जीनस और फैमिली, उनका जीन सेम होना चाहिए, वो सेम फैमिली के बिलोंग करने चाहिए। ऐसा नहीं कि संतरे के ऊपर आम का बूटा उगा लोगे आप। ठीक है, एक जैसे होने चाहिए, वैरायटी काफ़ी डेवलप कर सकते हो आप। तो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, इनके बारे में और भी हम डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना हमें इनके बारे में ज़रूर पता हो। अब हम आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है।
क्या लिखा है, देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। वो कहते हैं ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनके पार्ट्स से ही हम, कौन कौन से पार्ट्स, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स से हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बाय एप्रोप्रिएट कंडीशंस, ये लिखा हुआ है। एप्रोप्रिएट कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि उनको प्रॉपर कंडीशंस भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे ही रख दो कि प्लांट बन गया, कंडीशन तो उनके फेवरेबल होनी चाहिए ना। फिर इन्होंने क्या लिखा, अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, कि ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। प्लांट्स कैन इंडीड यूज ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो प्लांट्स हैं वो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इन्होंने कटिंग नहीं लिखा, कटिंग भी आता है, सच एज कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ठीक है, कि ये एग्जांपल्स आ गई, शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, इनको हम इस मेथड से, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग मेथड से डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। देखो, एक तो मिट्टी में आपने सीड लगाया, धीरे धीरे वो सीड जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके उसके ऐसे बाहर स्टेम बनने लगेगा, स्टेम के ऊपर फिर बाद में पेड़ बनेगा, तो बहुत टाइम लग गया। कहीं आपने एक प्लांट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग था उसका पार्ट कट करके लगा दिया तो वो जल्दी फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखो लिखा, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, कि जिन प्लांट्स को आप वेजिटेटिव प्रोपिगेशन मेथड से ग्रो करवाओगे वो जल्दी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बियर करेंगे एज कम्पेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, जो सीड से डेवलप करेंगे। ऑब्वियसली सीड धीरे धीरे जर्मिनेट करेगा, कई बार तो सीड जर्मिनेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सीड जर्मिनेट करने के बाद उसको बड़ा पौधा बनने में, प्लांट बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जो आपने कटिंग या लेयरिंग से बनाया वो पहले से डेवलप है। सच मैथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। की कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, वो सीड से डेवलप नहीं होते, तो फिर उनको हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन मेथड से, आर्टिफिशियल मेथड से डेवलप करते हैं। अनदर advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar। इनका एक और बेनिफिट है कि जो प्लांट आप डेवलप करोगे वो जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे पहले वाले प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक उसमें प्रेजेंट होंगे। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। मीन्स जेनेटिकली उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, इससे आप बहुत तरह के प्लांट्स डेवलप कर सकते हो, इससे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जल्दी बियर होंगे, है ना, एज कम्पेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये आपको मैंने एग्जांपल्स बता दी, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग की। ओके, उसके बाद बच्चों ये आपको ब्रायोफाइलम दिखाया हुआ है, ये देखो ब्रायोफाइलम, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसमें ये आपका ब्रायोफाइलम का लीफ है। इसमें क्या होता है, ये लिखा हुआ है, सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस आफ्टर द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद टिश्यू कल्चर की बात कर लेते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ फिगर से इसको बताने की कोशिश करूँगा कि टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आपके पास एक प्लांट था, ये फर्स्ट फिगर है, ठीक है, जिसमें आपने यहाँ से टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यहाँ से आपने कुछ टिश्यू स्क्रैप कर लिए, ठीक है, और उसको आपने क्या किया, एक दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। क्या लिखा है, टिश्यू सैंपल्स प्लेस्ड इन अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। इसमें आपने काफ़ी न्यूट्रिएंट्स डाले हुए थे, इसमें आपने वो टिश्यू डाल दिए, ठीक है। सैंपल डेवलप इन टू टाइनी प्लांटलेट्स, तो यहाँ से छोटे छोटे देखो प्लांट डेवलप हो गए और फिर आपने इसको मिट्टी में लगा दिया, तो ये आपके पास प्रॉपर ग्रोथ वाले अच्छे प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स, इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो टिश्यू कल्चर से। उसके बाद क्या लिखा है, देखो यहाँ पे आपकी बुक में क्या लिखा है वो रीड कर लेते हैं। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। ये पहली लाइन जो है ये आपके लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको कि सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू कल्चर में आपने करना क्या है। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग द टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स। अब आपको पता है सेल और टिश्यू में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेल्स की कॉम्बिनेशन को टिश्यू बोलते हैं। तो रिमूविंग टिश्यू और सेल्स भी लिख सकते हो आप फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ऐसे बन गया। दूसरा पॉइंट, द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। अब आपने उन सेल्स को एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब आपने उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड किया जिसमें वो सेल्स बहुत तेज़ी से डिवाइड हुए और उन्होंने एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिया जिसको हम बोलते हैं कैलस। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट, अब जो कैलस बना, द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग, इसमें आप हार्मोन्स डालते हो एंड न्यूट्रिएंट्स डालते हो। हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, ताकि उन सेल्स की ग्रोथ हो सके और उनकी प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन हो सके। तो ये आपने थर्ड पॉइंट बना लेना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। अब आपने उनको मिट्टी में लगा देना है ताकि वहाँ से आपके पास अच्छे मैच्योर प्लांट्स आपके डेवलप हो सकें। तो आपके 4 पॉइंट्स बन गए। 4 पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेने हैं, उनसे ही पैराग्राफ बना देना है। फिर इन्होंने लिखा है यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस। ठीक है, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट इन डिजीज फ्री कंडीशंस। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनके लिए हम टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है इसको यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद टिश्यू कल्चर की फिगर आपने देख ही ली। ठीक है, इसमें क्या दिखाया हुआ है, पहला टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है, अगार ग्रोथ मीन्स जिसके अंदर प्रॉपर आपने एक मीडियम आपने न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए डाला हुआ है ना, आपको ये पता है। तीसरा सैंपल्स डेवलप इन टू टाइनी प्लांटलेट्स, और उसके बाद फोर्थ प्लांटलेट्स प्लांटेड इन कंपोस्ट। ओके, उसके बाद हम आगे स्पोर फॉर्मेशन, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। कभी आपने ब्रेड के ऊपर फंगस देखी है, ब्रेड के ऊपर उल्ली लग जाती है, जैसे हम अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो ये रहा आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये ब्रेड है, लेकिन वो ऐसी नहीं दिखती हमें, ये तो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है उसकी कि वो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ऐसे दिखती है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये ऐसे ऐसे स्प्रेड करती है, तो ऐसे ऐसे फिलामेंट्स को हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, इसको कहा जाता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होती हैं, और जब स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है तो इसमें सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद अलग अलग जगह पे उड़ते हुए किसी भी वेक्टर से जाके अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जाती हैं, और जब हम इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वहाँ पे भी स्पोर फॉर्मेशन मतलब फंगस अपने आप को डेवलप कर लेती है। चलो, आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो एक बार रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है, इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। The thread-like structures that developed on the bread in activity 8.2 above are the hyphae of the bread mold rhizopus। ये देखो, आपको स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस दिखाई गई है। आप देख सकते हो कि एक ब्रेड माउल्ड है, ब्रेड का एक टुकड़ा लिया आपने, उसको बाहर रख दिया 2-3 दिनों के लिए, तो जो मॉइस्चर है धीरे धीरे वहाँ से क्या होने लगेगा, उसके ऊपर उल्ली लगने लगेगी, जिसको हम फंगस बोलते हैं। ठीक है, फंजाई का अटैक हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइफे, दैट इज हाइफे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स। ठीक है, तो क्या लिखा है, तो ये हाइफे हो गए। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये हाइफे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते। ऑन द अदर हैंड द टाइनी और टीनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर, इसको कह रहे हैं ब्लॉब, जो इन हाइफे के ऊपर एक ब्लॉब स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो इसके ऊपर लगी हुई है। आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन करती है। कैसे रिप्रोडक्शन करती है ये, तो क्या लिखा है, द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया। इन ब्लॉब्स को क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया क्या होता है, बस आप ये याद रख लो,
स्पोरेंजिया का मतलब जिनके अंदर स्पोर्स हैं, स्पोर्स का बैग है जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है। विच कंटेन सेल्स, कौन से सेल्स, स्पोर्स, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स। ओके, द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। अब ये बहुत अच्छी लाइन है, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए कि जो स्पोर्स होते हैं आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, इसकी वॉल्स थिक होती हैं, that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। इसका मतलब कि मान लो यहाँ पे एक स्पोर आके गिर गया ना, यहाँ पे ए पॉइंट पे स्पोर गिर गया, इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक वॉल्स हैं, थिक वॉल्स हैं, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पे, इसको कुछ नहीं होगा। और इसने कब ग्रो करना है, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। इसकी फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं, मॉइस्ट सरफेस। आपने देखा होगा कि जब मॉइस्चर होता है ना, जब तो ब्रेड वगैरह ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, हमारी चीज़ें घर के अंदर ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं क्योंकि फंजाई का अटैक इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझो। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम, वो उनको प्रोटेक्ट करती है अनटिल, कब तक, दे कम इन टू कंटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो, जब तक वो किसी दूसरे फेवरेबल सरफेस के ऊपर नहीं जाके गिरते और उनकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती, तब तक उसकी थिक वॉल्स उसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी जो सारी टाइप्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अगर हम आपके एनसीईआरटी में ही देखें तो उसकी जो टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं, फर्स्ट हमने कौन सी रीड की थी, फिजन, फिजन के बाद हमने कौन सी की थी, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद हमने रीजनरेशन की बात की थी, रीजनरेशन के बाद बडिंग की बात की थी, बडिंग के बाद वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आ गया, उसके बाद आ गया स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगी दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।